आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए सेशन के साथ। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि हम लोग सी की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है उर्दू। और आज की उर्दू पेडागोजी में एक अहम टॉपिक के साथ हम लोग जो है वो आप लोगों के सामने रूबरू होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा की शिक्षा और अर्जन, यानी कि ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब। आज जो है वो हम लोग इस पर रोशनी डालेंगे और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, यानी कि इसमें क्या फ़र्क है या इसमें क्या अंतर है, उस पर भी हम लोग जो है वो रोशनी डालेंगे। और बच्चे जो हैं वो इसको सीखने में क्या गलतियां करते हैं, चाहे वो फितरी तौर पे हो चाहे वो कृत्रिम प्रोसेस के तहत हो, तो सारी चीज़ों पे आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं भाषा की शिक्षा और अर्जन के हवाले से बात। ज़बान के हुसूल की दो बुनियादी तरीके हैं, ज़बान की आमोजिश और ज़बान का इक्तिसाब। यानी कि भाषा सीखने के दो प्रमुख तरीके होते हैं जिसमें हम लोग भाषा की शिक्षा और भाषा का जो है वो अर्जन करते हैं। जो पहला है ज़बान का इक्तिसाब, जिसे हम लोग कहते हैं लैंग्वेज एजुकेशन, यानी कि भाषा का अर्जन जो है वो कैसे होगा उस पर जो है वो हमें रोशनी डालनी है। तो यहाँ पे देखते हैं ज़बान का इक्तिसाब एक फितरी और गैर शऊरी अमल है। फितरी का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी कि जो चीज़ जो है वो हमें नेचुरल तौर पे जो है वो प्राप्त होती है, और गैर शऊरी यानी कि जो अचेतन प्रक्रिया है, यानी कि उसका कोई डिसाइड नहीं होता, ये जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो अमल में आ जाती है। इस अमल में बच्चे अपने माहौल से ज़बान सीखता है, यानी कि भाषा का अर्जन जब होता है बच्चे को जो है वो किसी स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसका जो है वो आसपास का जो भी माहौल होगा, यानी कि जैसी उसे संगत मिलेगी वो वैसा ही क्या होगा, कामयाब होगा। अच्छी संगत मिलेगी तो अच्छा बनेगा, बुरी संगत मिलेगी तो बच्चे को जो है वो बुरा बनेगा। तो इसीलिए कहते हैं इस प्रक्रिया में बच्चे अपने वातावरण से जो है वो भाषा सीखता है। इसीलिए जो है वो बच्चे को अच्छे माहौल में जो है वो हमें पालना चाहिए और उसे जो है वो अच्छी तालीम जो है वो देनी चाहिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब बच्चा स्कूल या कॉलेज में जाए तो अच्छे से अच्छे में जाए, ताकि उसे जो है वो वातावरण यानी कि माहौल जो है उसे वहाँ का अच्छा मिले। बच्चे वालिदैन, ख़ानदान और माशरे के अफराद को सुनकर ज़बान हासिल करता है। यानी कि जो बच्चे का मदरसा होता है, पहले उसकी माँ होती है, फिर उसका परिवार होता है, फिर उसके आस पड़ोस के लोग होते हैं, और फिर उस लोग में या उस प्रक्रिया में जो भी ख़ानदान के लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उन सबको जो है वो सुनता है और उनको सुनकर जो है वो ज़बान जो है वो क्या करता है, प्राप्त करता है। इसमें क़वाइद ज़बान की बाकायदा तालीम नहीं दी जाती। जो हमारी ज़बान की इक्तिसाब है, यानी कि ज़बान के भाषा की बात की जा रही है, तो इसमें जो है वो कोई क़वाइद नहीं होती, यानी कि इसमें जो है वो किसी रूल का, किसी कानून का, किसी नियम का जो है वो पालन नहीं किया जाता। जैसा बच्चा बोलता है उसे जो है वो हमें वैसे ही क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। और जब बच्चा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है तो उस पर जो है वो रूल, उसके कायदे, उसके कानून जो है उसे बताए जाते हैं, और उसके हवाले से जो है बच्चा एक अच्छे ज़बान जो है वो सीखता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती। दो तरह की शिक्षा होती है, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये जो औपचारिक शिक्षा होती है ये जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर जगह और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है बच्चों को सिखाई जाती है। आगे देखते हैं, बच्चा बग़ैर किसी रस्मी तदरीस के ज़बान बोलना सीख जाता है। यानी कि बच्चे को हम लोग कोई टीचिंग या कोई मदरसा, कोई लाइब्रेरी या कोई स्कूल भी ना भेजें, तब भी जो है वो बच्चा क्या हो जाता है, ज़बान सीखना या बोलना जो है वो सीख जाता है। बच्चा वो भी किसके, बग़ैर किसी तदरीस के, यानी कि बग़ैर किसी औपचारिक शिक्षण के। औपचारिक शिक्षा स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में जो है वो इनमें दी जाती है। मादरी ज़बान अमूमन इक्तिसाब के ज़रिए ही हासिल की जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी मदर टंग होती है, यानी कि मादरी ज़बान है या मातृभाषा है, वो जो है वो हमें अर्जन के माध्यम से ही प्राप्त की जाती है। यानी कि बच्चों के माँ बाप, बच्चों के चाचा ताऊ, बच्चों का परिवार, बच्चों के आस पड़ोस या बच्चों के ख़ानदान या जो सामाजिक
लोग होते हैं उनसे ही बच्चा जो है वो तालीम हासिल करता है, और जाहिर सी बात है उसके आसपास जो ज़बान बोली जाती है वो अमूमन मादरी ज़बान ही क्या होती है, बोली जाती है। अब बात करते हैं ज़बान की आमोजिश यानी कि लैंग्वेज लर्निंग, या कह सकते हैं भाषा की शिक्षा क्या महत्व है और इसकी क्या डेफिनेशन है। ज़बान की आमोजिश एक शऊरी और मुनज़्ज़म अमल है, यानी कि भाषा की शिक्षा एक सचेत और व्यवस्थित प्रक्रिया है। यानी कि जो भाषा की शिक्षा है उसे जो है वो एक ऑर्डर में सिखाया जाता है, एक अच्छे लेवल में सिखाया जाता है, उससे इंसान के अंदर चेंज आते हैं, और इसीलिए जो उसे शऊरी ज़बान कहा जाता है, ताकि बच्चा इसको सीखने के बाद मैच्योर हो जाए और सही और गलत को जो है वो अच्छे से परख पाए। इस ज़बान को बाकायदा तदरीस के ज़रिए जो है वो सिखाया जाता है, यानी कि इस ज़बान को मदरसे में, मकतब में, कॉलेज में, स्कूल वगैरह में जो है वो सिखाया जाता है, क्योंकि इसकी क्या होती है, बाकायदा तदरीस, यानी कि इसे जो है वो औपचारिक शिक्षण के ज़रिए जो है वो सिखाया जाता है। और ये ज़बान जो है वो बच्चा ख़ास तौर पर जो है वो घर से बाहर, आस पड़ोस के लोगों से बाहर जाकर जो है वो सीखता है। उस्ताद, निसाब और तदरीस के मवाद की अहमियत होती है। उस्ताद कहाँ पर होता है, स्कूल में होता है। पाठ्यक्रम भी कहाँ होता है, स्कूल में होता है। और शिक्षण सामग्री भी उसे ज़्यादातर जो कहाँ मिलती है, वो सारी की सारी जो है वो फॉर्मल एजुकेशन में मिलती है। तो इसीलिए जो है वो ज़बान की आमोजिश के लिए उस्ताद का होना, निसाब का होना और तदरीस का होना जो है वो अहमियत रखता है, और ये मटेरियल जो है उसको एक फॉर्मल एजुकेशन में मिलता है। तलबा ज़बान के कवायद, अल्फाज और जुमलों की साख्त सीखते हैं। बिल्कुल, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ पर ज़बान सिखाई जाती है, यानी कि वहाँ पर बच्चे को व्याकरण सिखाई जाती है, जिसे हम लोग ग्रामर कहते हैं। ग्रामर में उसे अक्षर, शब्द, वाक्य, उनकी संरचना यानी कि उनका ऑर्डर क्या होता है, उसमें इस्म का इस्तेमाल होता है, फ़ेल का इस्तेमाल होता है, ज़मीर का इस्तेमाल होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बच्चे को सिखाई जाती है, ताकि वो उनकी क्या कर सके, शिनाख्त कर सके या उनको पहचान सके। आगे देखते हैं, दूसरी ज़बान या गैर मादरी ज़बान अक्सर आमोजिश के ज़रिए ही सीखी जाती है, क्योंकि मादरी ज़बान जो है वो हमें अक्सर घर पे ही मिल जाती है। लेकिन जो अगर हम लोग दूसरी ज़बान सीखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग तमिल सीखना चाहते हैं, फ्रेंच सीखना चाहते हैं या जर्मन सीखना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए एक पहले मेंटो की ज़रूरत होगी। उसके अलावा हमें जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम की ज़रूरत होगी, हमें जो है उसके अलावा बुक्स की ज़रूरत होगी, और उसके अलावा हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, ज़बान की आमोजिश में होती हैं, जो मादरी ज़बान के अलावा होती हैं। क्योंकि मादरी ज़बान के लिए इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम कोई दूसरी भाषा सीखते हैं या गैर मातृभाषा सीखते हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो ज़रूर से ज़रूर इन सब चीज़ों की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब में फ़र्क, यानी कि भाषा की शिक्षा और अर्जन में क्या अंतर है, ये हमें जो है वो नोट करना है। जैसे इक्तिसाब फितरी अमल है, जो हमने पढ़ा था अभी, जबकि आमोजिश जो है वो शऊरी अमल है, यानी कि एक चीज़ हमें बाय नेचर के ज़रिए मिलती है और एक हमें जो है वो ख़ुद से सीखनी पड़ती है, सचेत रहकर। इक्तिसाब गैर रस्मी माहौल में होता है, जबकि आमोजिश रस्मी माहौल में होता है। गैर रस्मी का मतलब होता है उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, उसके लिए किसी स्कूल, किसी यूनिफॉर्म, किसी कॉलेज, किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं होती। जबकि रस्मी माहौल में हमें टाइम टेबल दिया जाता है कि आपका स्कूल जो है वो 8 बजे से लेके 2 बजे तक होगा, आपको फुल यूनिफॉर्म में आना होगा, आपके जो है वो स्कूल में पीरियड लगेंगे, इसके अलावा आपकी जो है वो छुट्टियाँ होंगी, टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, किताब आपको पढ़ाएंगे, सबक आपको जो है वो याद करने के लिए दिया जाएगा। तो ये सारी क्या है, हमारी औपचारिक वातावरण है, यानी कि ये हमारा रस्मी माहौल है। इंग्लिश में बोले तो ये हमारी फॉर्मल एजुकेशन है। इक्तिसाब में कवायद गैर शऊरी तौर पर सिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जब व्याकरण होते हैं तो उसे जो है वो हमें नॉर्मल ही जो है वो सिखाया जाता है। आमोजिश में कवायद बाकायदा तौर पर जो है वो पढ़ाया जाता है, यानी कि इसमें आमोजिश में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो कवायद की जान पहचान होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर इस्म आएगा, कहाँ पर मुज़क्कर आएगा, कहाँ पर मुअन्नस आएगा, कहाँ पर वाहिद आएगा, कहाँ पर जमा आ जाएगा। तो ये सारे जो है वो का बाकायदा रूल होते हैं ज़बान के। इक्तिसाब मादरी ज़बान के हुसूल में माआवन होता है। बिल्कुल, अर्जन मातृभाषा प्राप्त करने में सहायक होता है। जो उसके परिवार के लोग होते हैं
वो बच्चे को जो है वो क्या सिखाते हैं, मादरी ज़बान सिखाते हैं, उसका ख़ानदान, उसके आस पड़ोस के लोग। जबकि आमोजिश के लिए कौन होता है, उसके लिए जो है वो हमें टीचर की ज़रूरत होती है, किताब की ज़रूरत होती है, बुक्स की ज़रूरत होती है। तो शिक्षा दूसरी भाषा सीखने में क्या होती है, सहायक होती है। जब हमें पता चलेगा कि हमें दूसरी ज़बान सीखनी है तो इसके लिए हमें उन सब चीज़ों की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि एग्ज़ाम के हवाले से अहम नुकात हैं, उस पर जो है वो हम लोग रोशनी डाल लेते हैं। जैसे मादरी ज़बान इक़्तिबास के ज़रिए हासिल होती है, बिल्कुल ये बात सही है। दूसरी ज़बान अमूमन आमोजिश के ज़रिए सीखी जाती है। जो हमारी मादरी ज़बान के अलावा दूसरी ज़बान होंगी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, या फ़ॉरेन लैंग्वेज में चले जाएँ आप, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, पुर्तगीज़, तो ये सारी जो है वो हमें आमोजिश के ज़रिए जो है वो सीखी जाती है। चोम्स्की, जो एक बहुत बड़े माहिर के मुताबिक इंसान ज़बान सीखने की फितरी सलाहियत लेकर पैदा होता है, यानी कि नोम चोम्स्की के अनुसार जो इंसान होता है, जब वो बच्चा होता है तो उसमें भाषा सीखने की जो सलाहियत है वो बाय बर्थ होती है, यानी कि उसके अंदर वो जन्मजात होती है। और इसी में B.F. स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण और पुनर्बनन के माध्यम से जो है वो सीखी जाती है, यानी कि स्किनर के मुताबिक ज़बान तकलीद और तक़वियत के ज़रिए जो है वो सीखी जाती है, यानी किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करके जो है वो हम लोग ज़बान जो है वो सीखते हैं। ये किसने कहा है, ये स्किनर ने कहा है। ज़बान के मौसर तदरीस के लिए आमोजिश और इक्तिसाब दोनों ज़रूरी हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि भाषा सीखने के लिए हमें जो है वो शिक्षा और अर्जन दोनों ही क्या है, आवश्यक हैं, यानी कि दोनों की जो है वो हमें ज़रूरत है। और इसीलिए जो है वो ज़बान की तदरीस के लिए आमोजिश और इक्तिसाब दोनों जो है वो ज़रूरी करार दिया है। इसके अलावा आमोजिश के बारे में कुछ जो है वो पहलू हैं शिक्षण के बारे में। जैसे बच्चा जो इब्तिदा में होता है वो क्या क्या गलतियाँ करता है और उसे जो है बच्चे को किस तरीके से जो है वो सिखाया जाता है। जैसे सभी बच्चे सीखते हैं अगर उन्हें उनकी ही रफ्तार से सीखने दिया जाए और सीखने के उनके ही तरीक़ों पर अमल करने दिया जाए तो बच्चे जो है वो सीख जाते हैं। यानी कि शुरुआत में बच्चों को टोका टाकी ना की जाए, बच्चों को जो है वो जैसे वो सीखता है उसे जो है उसी फितरी अमल में सिखाना चाहिए। जैसे मादरी ज़बान में बच्चा सीखना चाहता है तो उस पर जो है प्रेशराइज़ ना किया जाए कि तुम जो है वो दूसरी ज़बान में सीखो और तुम जो है वो अलग तरीके से कोई दूसरी ज़बान के कवायद जो है वो इस्तेमाल करो। इन सब चीज़ों से जो है बच्चों को दूर रहना चाहिए। उन्हें जो है वो उसी चीज़ के तरीके सिखाना चाहिए जो बच्चा सीखना चाहता है, चाहे वो उसकी स्पीड हो, चाहे वो उसका अपना सीखने का नज़रिया खुद का क्यों ना हो। आगे देखते हैं, क्योंकि बचपन होता है, बचपन में ज़्यादा बच्चे खेलते हैं, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों जो है वो आपस में जब खेलते हैं तो वो खेल के ज़रिए भी जो है वो फितरी ज़बान जो है वो सीखते हैं। जैसे बच्चे खेल के माध्यम से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। बिल्कुल, खेल की विधि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, फ्रोबेल की है खेल विधि जिसे कहते हैं। किसकी है? फ्रोबेल की। तो ये जो फ्रोबेल का लॉ है ये खेल के लॉ को डिनोट करता है। तो बच्चे खेल के ज़रिए जो है वो फितरी तौर पर सीखते हैं। ये भी जो है वो क्या है, अहम है। आगे देखते हैं, वो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह सीखते हैं। जब बच्चे आपस में खेलते हैं या बच्चे आपस में कुछ जानकारी का आदान प्रदान करते हैं तो वो उससे क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। कुछ बच्चे जो है वो बचपन में ही कोड वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये भी क्या है, एक सीखने का ज़रिया है। वो हकीकत में किसी काम को करने के अमल से वाबस्ता होते हैं, यानी कि वो वास्तव में किसी कार्य करने की प्रक्रिया में जुड़े हुए होते हैं। यानी कि जब भी कोई प्लानिंग करते हैं या जब भी कोई काम करते हैं तो उसे एक प्रक्रिया के तहत या उसे जो है वो अमल में लाने के लिए जो है वो जी जान से क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। आगे देखते हैं, सीखना एक मुसलसल अमल है। यानी कि बच्चा जब सीखता है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बचपन में ही सीखता है, वो जब बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो सीखने के मायार जो है वो क्या करता है, मुकम्मल करता है। ये सिर्फ स्कूलों में नहीं होता है, बिल्कुल, क्योंकि जो एजुकेशन होती है, जो शिक्षा होती है, वो औपचारिक और अनौपचारिक होती है। दोनों तरीके पे से जो है वो बच्चा सीखता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो स्कूल के बाहर हो, सब तरीके से जो बच्चा सीखता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन उसे जो है वो विद्यालय में मिले, यानी कि स्कूल में मिले। स्कूल की आमोजिश अमल को घर के कामों, सरगर्मियों और माहौल से जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल, जब बच्चों को कोई एक्टिविटी की जाती है या बच्चों को कोई
होमवर्क दिया जाता है तो वो इस तरीके का हो कि वो घर के कामों को भी उसमें इन्वॉल्व कर सके, एक्टिविटी को भी उसमें जो है वो इन्वॉल्व कर सके, और वो जो है वो एजुकेशन के वातावरण से जो है वो जुड़ा जाए। जैसे हॉलीडे होमवर्क है, हॉलीडे होमवर्क दिया जाता है बच्चों को, ताकि छुट्टियों में भी बच्चे स्कूल में जो काम दिया गया है उसे जो है वो रिवाइज़ करते रहें, उसे जो है वो करते रहें, ताकि जो है वो उसे जब स्कूल खुलें तो उसे एक अजीब सा वातावरण ना लगे। बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं, बिल्कुल, यानी कि जो बच्चा खुद सीखता है, अपने ज्ञान का निर्माण जो है वो बच्चे खुद करते हैं। वो महज उस्ताद की तदरीस से ही नहीं बल्कि ठोस तजर्बात यानी कि मजबूत एक्सपीरियंस, खेल, खोजबीन तजर्बात और सरगर्मियों के ज़रिए बेहतर ढंग से और आसानी से क्या होते हैं, सीखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे जब अपने आप से सीखते हैं यानी कि लर्निंग बाय डूइंग वाला प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, बहुत अहम होता है और तदरीस में सबसे अच्छा माना जाता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि स्वयं से सीखना जो है वो बच्चों को बहुत मजबूत, बहुत आला और बहुत तजर्बेकार बनाता है। बच्चे का आमोजिश अमलन या बच्चे का आमोजिश अमल गुज़िश्ता आमोजिश और तसव्वुरात की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है। बच्चे ने जो पूर्व में सीखा, या कह सकते हैं पूर्व ज्ञान से सीखने के साथ साथ वो जो है वो अपना भविष्य में जो है काम करेगा, उस पर जो है वो क्या होता है, डिपेंड करता है। यानी कि भविष्य का जो आधारभूत है वो हमारा पूर्व ज्ञान है। जब बचपन में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं तो उसे हम लोग जवानी में या किशोर अवस्था में जाकर जो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे देखते हैं, सीखना मजबूत और वैधानिक तरीक़ा से ही क्या है, मुमकिन है। बिल्कुल ये बात सही है कि सीखना जो है वो सामयिक और एकीकृत पद्धति से ही क्या है, संभव है। यानी कि इसका मतलब है कि जब हम लोग सीखते हैं तो उसे सही तरीके से सीखें, अच्छे तरीके से सीखें और टाइम टू टाइम जो है उसे सीखें। यही क्या है, सीखने का सबसे मजबूत तरीका है। इल्म को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करने और मुख्तलिफ़ मज़ामीन में बांटने से बेहतर है कि मज़मून को वहदानी तरीके से सीखा जाए। वहदानी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड मेथड, यानी कि दो चीज़ों के साथ उसका क्या हो, संयम हो, और वो जो है वो एक पद्धति बना के जो है उसको सीखें। जैसे आपने देखा होगा सिलेबस को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरी किताब को एक दिन में पढ़ा देते हैं, बल्कि उसे हम लोग यूनिट वाइज जो है बच्चों को पढ़ाते हैं और यूनिट वाइज जो है वो बच्चों को उसका मश्क कराते हैं। तो यही क्या होता है, इंटीग्रेटेड मेथड के हवाले से होता है। आगे देखते हैं, प्राइमरी सतह पर यानी कि जो सबसे बेसिक फाउंडेशन कोर्स होता है, ये कह सकते हैं बिल्कुल बुनियादी एजुकेशन बच्चों को दी जाती है प्राइमरी लेवल पर, जिसे हम लोग 1 से 5 तक मानते हैं। प्राइमरी सतह पर तलबा बाहिमी राब्ता यानी कि इंटरेक्शन से बेहतर तरीके से सीखता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान हुई बातें या दो चीज़ों के बीच हो रही गुफ्तगू के माध्यम से बच्चा जो है वो ज़्यादा सीखता है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी पारस्परिक अंतक्रिया यानी कि दो लोगों के बीच की बात को इंटरेक्शन के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से जो है वो सीखता है। और इसी सीखने में बच्चे क्या करते हैं, अधिकतम जो है वो गलतियाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा है। जब हम लोग सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गलत या कुछ ना कुछ ऐसा सीखेंगे जो हमारे औपचारिक शिक्षण में नहीं होगा, लेकिन फिर हमें जब उसकी तालीम हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमें ये जो है वो क्या नहीं करनी, गलतियाँ नहीं करनी। इसलिए बच्चे जो है वो अक्सर सीखते वक्त क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं। और ये क्या है, एक फितरी अमल है कि बच्चा जब सीखेगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई गलती जो है वो ज़रूर करेगा। तो इस हिसाब से ये आज के सेशन हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग CTET के PYQ पेपर और इसके अलावा CTET के नोट्स भी जो है वो आप लोग ले सकते हैं। आपकी तैयारी के लिए बहुत अहम होंगे। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।